सूरज का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसने शहर के पौष इलाके में एक आलीशान बंगला बनवा लिया, महंगी गाड़ियां खरीद ली और समाज के रसूखदार लोगों में उठने बैठने लगा। राम किशन जी अक्सर अपने दोनों बेटों सूरज और चंदन को पास बिठाकर जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा समझाते थे। बेटा, दुनिया में चार चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। इसलिए जीवन में जो मिले उसमें संतोष करना सीखना। लालच वो दिमक है जो इंसान के सुख चैन को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। लेकिन उनके बड़े बेटे सूरज के लिए ये बातें महज किताबी ज्ञान थी। सूरज की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा पाने की और ज्यादा बटोरने की एक भूखी चमक रहती थी। वही छोटा बेटा चंदन अपने पिता की तरह शांत, संतोषी और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। रामकिशन जी के निधन के बाद सूरज ने अपनी चतुराई और चालाकी से पिता के पुश्तैनी व्यापार और शहर की कीमती संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने बंटवारे के कागजात इस तरह बनवाए कि चंदन के हिस्से में सिर्फ गांव का वह पुराना खपरैल वाला घर और कुछ बीघा बंजर जमीन ही आई। चंदन चाहता तो अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपना हक मांग सकता था, लेकिन उसने रिश्तों की मर्यादा और घर की शांति को दौलत से ऊपर रखा। उसने चुपचाप गांव का रुख किया और अपनी उसी बंजर जमीन पर पसीना बहाकर खेती करने लगा। सूरज का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसने शहर के पौष इलाके में एक आलीशान बंगला बनवा लिया, महंगी गाड़ियां खरीद ली और समाज के रसूखदार लोगों में उठने बैठने लगा। लेकिन पिता की कही बात सच थी। मनुष्य का मन और तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरता। करोड़ों की दौलत कमाने के बाद भी सूरज की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर पल बस यही चिंता सताती थी कि उसका पैसा और कैसे दोगुना हो। इस अंधी दौड़ में उसने अपनी पत्नी रितु और इकलौते बेटे कबीर को भी समय देना बंद कर दिया। कबीर हॉस्टल में पल बढ़कर बड़ा हुआ और पिता के पैसों के दम पर विदेश चला गया। सूरज के लिए अब परिवार और रिश्तों का मतलब सिर्फ एक स्टेटस सिंबल रह गया था। उधर चंदन ने अपनी दिन रात की मेहनत से उस बंजर जमीन को एक हरे भरे खेत में बदल दिया था। उसकी आमदनी बहुत सीमित थी, लेकिन उसके घर में सुकून और हंसी मजाक की कोई कमी नहीं थी। शाम को जब वह खेत से मिट्टी में सन कर लौटता तो उसकी पत्नी गरम रोटियां परोसती और दोनों बच्चे दौड़कर उसके गले लग जाते। चंदन के पास बैंक बैलेंस तो नहीं था, लेकिन उसके मन का घड़ा प्यार और संतोष से लबालब भरा हुआ था। कई साल बीत गए। सूरज की कंपनी शहर के किनारे एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी, जिसके लिए उसे गांव की एक बहुत बड़ी जमीन चाहिए थी। सूरज ने मुंहमांगी कीमत देकर आसपास के सारे खेत खरीद लिए, लेकिन प्रोजेक्ट के ठीक बीचों बीच चंदन का खेत आ रहा था। जब सूरज को यह पता चला तो वह एक सूटकेस में पैसों के बंडल लेकर अपने छोटे भाई के दरवाजे पर पहुंच गया। बरसों बाद बड़े भाई को अपने घर आया देख चंदन की आंखें खुशी से भर आई। उसने सूरज का खूब आदर सत्कार किया, लेकिन सूरज के पास इन भावनाओं के लिए कोई समय नहीं था। उसने सीधा पैसों का सूटकेस चंदन के सामने खोला और रूखेपन से कहा, चंदन, मुझे तेरा यह खेत चाहिए। इसके बदले तू जितना चाहे पैसे ले ले। ये 50 लाख रुपए एडवांस है। कल ही कागजात पर दस्तखत कर देना।
चंदन ने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, भैया ये जमीन बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसी मिट्टी से मेरे परिवार की सांसें चलती है। मुझे और पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप ये पैसे वापस ले जाइए। मैं किसी भी कीमत पर यह खेत नहीं बेच सकता। सूरज का अहंकार तिलमिला उठा। जिस आदमी के एक इशारे पर लोग अपनी संपत्तियां उसके नाम कर देते थे, उसे आज एक मामूली किसान ने ना कह दिया था। उसने चंदन को खूब धमकाया और वहां से चला गया। सूरज की तृष्णा अब एक भयानक जिद और प्रतिशोध में बदल चुकी थी। उसने अपने रसूख और बेईमानी का इस्तेमाल करके चंदन के खेत पर अवैध कब्जा करने और उसे बर्बाद करने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। वह दिन रात बस इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि कैसे चंदन को सड़क पर ले आए। लेकिन कहते हैं न कि जब इंसान का लालच हद से गुजर जाता है तो कुदरत अपना हिसाब खुद करती है। एक रात लगातार तनाव और काम के दबाव के कारण सूरज को दिल का एक भयंकर दौरा पड़ा। वह अपने आलीशान बंगले के फर्श पर सीना पकड़े तड़प रहा था, लेकिन वहां उसे एक घूंट पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। पत्नी रितु एक किट्टी पार्टी में शहर से बाहर गई हुई थी और नौकर अपने कमरों में सो रहे थे। सुबह जब नौकरों ने उसे बेहोश देखा तो अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के आईसीयू में सूरज मौत से जंग लड़ रहा था। जब रितु को खबर मिली तो वह अस्पताल आई, लेकिन उसे सूरज की जान से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो करोड़ों की संपत्तियों का क्या होगा। बेटे कबीर ने विदेश से फोन पर कह दिया कि वह अभी एक बहुत जरूरी बिजनेस डील में फंसा है और एक हफ्ते से पहले नहीं आ सकता। सूरज के वो सारे दोस्त और बिजनेस पार्टनर जो कल तक उसके साथ शराब के जाम टकराते थे, उन्होंने सूरज की बीमारी की खबर सुनते ही अपना अपना पैसा निकालने की तैयारियां शुरू कर दी। जब चंदन को गांव में यह खबर मिली तो वह नंगे पैर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर डॉक्टरों के पैर पकड़े, अपनी जिंदगी भर की छोटी सी जमा पूंजी अस्पताल के काउंटर पर जमा करा दी और खुद आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठकर रात दिन भगवान से अपने बड़े भाई की जिंदगी की भीख मांगने लगा। डॉक्टरों को खून की जरूरत पड़ी तो चंदन ने बिना एक पल सोचे अपना खून दे दिया। 4 दिन बाद सूरज को होश आया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके आलीशान बिस्तर के पास न तो उसका विदेश में पड़ रहा बेटा था, न उसके रसूखदार दोस्त और न ही उसकी करोड़ों की दौलत। वहां अगर कोई था तो वो उसका वही छोटा भाई चंदन था, जिसे वह सड़क पर लाने की साजिश रच रहा था। चंदन की आंखें सूजी हुई थी और वह सूरज का हाथ थामे बैठा था। सूरज की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसे अपने पिता राम किशन की वो बात याद आ गई। समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन कभी नहीं भरते। सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी उस मन के गड्ढे को भरने में लगा दी थी। लेकिन आज मौत के करीब पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसकी अथाह दौलत उसे एक सांस भी खरीद कर नहीं दे सकती। जिस रिश्ते को उसने लालच की आग में जला दिया था, उसी रिश्ते ने आज उसे जीवन दान दिया था। सूरज ने फुट फुट कर रोते हुए अपने छोटे भाई के हाथ जोड़े दिए। उस दिन सूरज के मन की तृष्णा हमेशा के लिए शांत हो गई और जीवन भर का खालीपन सच्चे प्रेम की आंसुओं से भर गया। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो और चाहिए कि अंधी चाह में वो सब खो देते हैं जो उनके पास पहले से है और जो सच में कीमती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस पेज पर पहली बार आए हैं
तो ऐसे ही मार्मिक कहानियां पढ़ने के लिए पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।